Okay, today we'll be revising chapter number 4 of OC, which is business services. बिजनेस सर्विसेज में हमको 5 टाइप की सर्विसेज कवर करनी है. पहला है बैंकिंग, उसके बाद वेयरहाउसिंग, देन वी हैव कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट. तो ये 5 टाइप की सर्विसेज विच आर हेल्पिंग हैंड्स ऑफ द बिजनेस दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ये करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो इस लेसन में से आ सकता है दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज. तो फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस सर्विसेज के? फर्स्टली दे आर इंटेंजिबल. कैन यू सी द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड? नो, बट यू कैन फील देयर एग्जिस्टेंस. उसके बाद दे आर इनसेपरेबल. इनसेपरेबल फ्रॉम होम? इनसेपरेबल फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर. नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंसी होती है. मतलब the type of services which are provided, the way in which services are provided to people can be different. तो सर्विस प्रोवाइडर का अप्रोच, एटीट्यूड, प्रोविजन ऑफ सर्विस ये सब चेंज होता है. सो दे आर नॉट होमोजीनियस, दे आर इनकंसिस्टेंट. नेक्स्ट इज दे आर पेरिशेबल. पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? अगर आपके जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं क्या वो स्टोर हो सकते हैं? नहीं स्टोर हो सकते. सपोज यू वांट टू अवेल द बैंकिंग सर्विसेज बट द बैंक इज क्लोज, तो क्या आप बोल सकते हो ये बॉक्स में सब सर्विसेज अवेलेबल है? नॉट पॉसिबल बिकॉज दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, दे आर पेरिशेबल. नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. You can avail the services from the service provider. Can you buy the service provider itself? No. So they are not transferable. उसकी ownership जो है वो transfer नहीं की जा सकती. नेक्स्ट है कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. इफ द कंज्यूमर्स डू नॉट अप्रोच द सर्विस प्रोवाइडर, विल द सर्विस प्रोवाइडर नो दैट the services are required by them? No. So consumers participation is most important. So what are the features of business services? Firstly, intangible, inseparable, inconsistent, perishable, non-transferable and consumer participation. Once again, intangible, inseparable, inconsistent, perishable. Okay, क्या थे फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज? क्या है? intangible, inseparable, inconsistent, perishable, non-transferable and consumer participation. Perfect. Next हमने बोला कि types of business services. ये business services जो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं ये क्या है? ये सब helping hands है of the business organization. कोई भी business organization अगर smoothly या properly function होना है तो उसके लिए ये सब supporting aids लगते हैं. पहला क्या है? बैंकिंग. बैंकिंग क्या? बैंकिंग सिस्टम क्यों लगती है? टू प्रोवाइड फाइनेंस एक तो टू बोरो मनी व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ फंड एंड टू डिपॉजिट व्हेन देयर आर एक्सेस ऑफ फंड्स. तो दोनों के लिए बैंकिंग सिस्टम लगती है. देन यू हैव द इंश्योरेंस सर्विस. व्हाई डू यू रिक्वायर द इंश्योरेंस सर्विस? टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लाइफ और द एसेट और द गुड्स. तो कोई भी चीज के थ्रेट से अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो क्या लगता है? इंश्योरेंस. Next, you have warehousing. So, warehouses are used by business enterprises for storing their raw material or their finished goods so that they are available to the enterprise at the right time. Next है transport service. Transport service क्यों लगती है? To carrying the goods from one place to another, to carrying the raw material from one place to another. इस service से ensure क्या होता है? That the goods are available at the right place. ऊपर वेयरहाउसिंग से क्या होता है? द गुड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम एंड यहाँ पे प्लेस. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब इसमें सब तरीके के कम्युनिकेशन चैनल्स आते हैं जिसके थ्रू कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टूवर्ड्स एनी आउटसाइड पार्टी. आप किसी भी पर्सन को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, क्या आपको परचेस ऑर्डर भेजनी पड़ती है? यस. रिटन भेजोगे, ईमेल के थ्रू भेजोगे, कॉल के थ्रू ऑर्डर प्लेस करोगे. सो विल यू नीड कम्युनिकेशन? यस. किसी दूसरे को आप कुछ सप्लाई कर रहे हो उधर भी कम्युनिकेशन लगेगा. सो अगेन दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल सर्विस विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी बिजनेस. फाइन. तो 5 टाइप के बिजनेस सर्विसेज क्या क्या है? Banking, insurance, warehousing, transport and communication. Now we have the first service which is discussed over here, that is a banking service. बैंक्स में क्या किया जाता है? जैसे हमने डिस्कस किया, बैंक्स में बेसिकली द बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट्स इन सच अ वे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे है, पीपल हु हैव एक्सेस फंड्स डिपॉजिट देयर एक्सेस मनी इन द बैंक्स
और उसके ऊपर बैंक उनको क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। सिमिलरली जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिनको पैसे की जरूरत है, वो क्या करते हैं, वो बैंक से लोन बोरो करते हैं, और ये उन्होंने पैसे बैंक से बोरो किए हैं, इसलिए वो बैंक को क्या प्रोवाइड करते हैं या पे करते हैं, इंटरेस्ट। सो बैंक किस चीज का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड लेंडिंग लोन्स टू द पीपल। फाइन, so accepting deposits and granting loans, these are the two main functions of the bank। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपको आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन कितने मार्क्स को आ जाता है, 8 मार्क्स के लिए। सो दैट इज टाइप्स ऑफ बैंक्स। टाइप्स ऑफ बैंक्स की जो मेमोरी टेक्निक है, दैट इज यस क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों, क्योंकि हमको मैसेज आता है बैंक में जब पैसे डिपॉजिट होते हैं तो क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, क्रेडिट साइड। ओके, तो टाइप्स ऑफ बैंक्स, पहला सी सेंट्रल बैंक, दूसरा सी कमर्शियल बैंक, देन यू हैव आर रीजनल रूरल बैंक्स, देन यू हैव एस, दो एस है, एक एस है सेविंग बैंक और दूसरा है स्पेशलाइज्ड बैंक्स। उसके बाद आई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, देन यू हैव डी सॉरी इन्वेस्टमेंट बैंक, देन यू हैव डेवलपमेंट बैंक, देन ई एक्सचेंज बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्पेशलाइज्ड बैंक की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैंक। सो सबसे पहली बैंक कौन सी है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, इंडिया की सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या करते हैं, लेज डाउन द पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, और सब सुपरवाइज करते हैं और रिलेटेड टू द मनी फ्लो इन द कंट्री। उसके बाद दे ऑल्सो एक्ट, द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। ओके, तो 2 पॉइंट्स है जो आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है, आरबीआई, क्या करते हैं, oversee the banking system या frame the monetary policies या supervise the monetary conditions in the country, issue currency notes, ये सब किया जाता है, और they act as the bankers bank। नेक्स्ट होते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब जो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन। टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर मतलब जहां पे इन्वेस्टमेंट किसका है, गवर्नमेंट का वगैरह इन्वॉल्वमेंट है वो। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट प्लेयर्स ने बनाए हुए बैंक्स, और फॉरेन बैंक्स मतलब जहां पे फॉरेन बाहर की कंट्रीज के बैंक्स जो है उनका एक कोई ब्रांच वगैरह इंडिया में लोकेटेड है, तो दे बिकम फॉरेन बैंक्स। नेक्स्ट यू ऑल्सो हैव कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब जो बैंक्स एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हुए हैं वो क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। उसमें भी 3 लेवल्स के बैंक्स आते हैं, एक है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज, देन यू हैव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। नेम से ही हमको समझता है किस चीज के लिए ये बने हुए हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है एक्सचेंज बैंक, किस चीज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक में क्या होता है, हाँ, बट उसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर इन्वेस्टमेंट है और बाकी दूसरे प्लेयर्स का, तो ये है रीजनल रूरल बैंक। नेक्स्ट है सेविंग बैंक। सेविंग बैंक किस लिए बने हैं, मेन इंटेंशन उधर होता है टू प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग्स द पीपल। नेक्स्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये क्या करते हैं, अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के भी ऑप्शंस आपके लिए ओपन करते हैं, वहां पे भी आपको असिस्ट और हेल्प जो है वो प्रोवाइड करते हैं। Next is specialized banks. So these are banks which are formed for specific special purposes. क्या है पहला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, डीलिंग्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस या उसके फंक्शनिंग में आपको हेल्प करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, सिडबी। So it is basically a bank which is formed for the development of industrial sector. So small industries को promote करने के लिए यह बैंक बनाया गया है। Then you have National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD। किस चीज के लिए, नाम से ही स्पेसिफिकली समझ रहा है किस चीज का बैंक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए।
हम्म, कभी कभी रेयरली पूछा जा सकता है, इट नाउ रियली डिपेंड्स, ज्यादातर नहीं पूछते हैं बट कभी कभार पूछा जा सकता है, स्ट्रेट डिनायल नहीं है। डेट्स ऑफ फॉर्मेशन कब बना था, कब एस्टेब्लिश हुआ था, कभी कभार पूछा जा सकता है। यस। हम्म हम्म। नहीं नहीं, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस पूछा तो सिर्फ ये 5 सर्विस लिख के उनका एक्सप्लेनेशन लिखना है, उनके टाइप्स लिखने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज अगर क्वेश्चन पूछा है तो सिर्फ 4 लिख दो और उनके एक्सप्लेनेशंस दे दो। उधर आपको लगता है तो 4-5 एग्जांपल्स कोट कर दो, दैट्स इट। बाकी उसका डिटेलिंग में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डाउट रेज हुआ है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज का शॉर्ट नोट लिखो, तो सिर्फ आपको 5 सर्विसेज के नाम लिखने हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करना है 2 से 3 लाइन में। और अगर आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हो, इनमें से फिर से उनका क्लासिफिकेशन जो होता है उसके एग्जांपल्स कोट कर सकते हो, बट यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन देने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके। सो यस, देन वी हैव न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग, जिसमें क्या है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक किस चीज के लिए बना है, स्मॉल फाइनेंस जो है प्रोवाइड करने के लिए, स्मॉल स्केल पे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। एंड दूसरा है पेमेंट बैंक, स्पेसिफिकली किस चीज के लिए बने हैं, for initiating payment related transactions, so that is payment bank. So types of banks क्या क्या है, credit side, C central bank, commercial bank, R regional rural banks, S दो savings bank and specialized bank। specialized के फिर से type export import, SIDBI and NABARD। उसके बाद I in investment bank, then D industrial development bank, and E exchange bank। Okay, once again credit side, C central bank, commercial bank, regional rural bank, S के दो savings bank, specialized bank, specialized के Exim, SIDBI and NABARD। उसके बाद I investment bank, then D industrial development bank, and E exchange bank। Features of business services: intangible, inseparable, inconsistent, perishable, non-transferable, and consumer participation। Perfect. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। जनरली इसमें से प्राइमरी फंक्शंस भी कभी कभार 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सो प्राइमरी फंक्शंस है वो जनरली 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सेकेंडरी फंक्शंस जब पूछते हैं तो चांस ज्यादा है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछे। ओके, सो प्राइमरी फंक्शंस बेसिकली क्या है, जैसे हमने बोला बैंक बनता ही किस लिए है, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईदर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक और ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अब ये डिपॉजिट्स फिर से क्या हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है टाइम डिपॉजिट एंड दूसरा डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, द डिपॉजिट्स which can be withdrawn, और जिसके अगेंस्ट जो मनी है वो वापस लिया जा सकता है only after a fixed period of time। तो you are making an investment in the bank for a specific period of time, उसको बोला जाता है टाइम डिपॉजिट। और दूसरे होते हैं डिमांड डिपॉजिट, मतलब आपको जब चाहे तब आप उस डिपॉजिट में से पैसा यूज कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ये सब पॉसिबिलिटीज है। तो टाइम डिपॉजिट में 2 टाइप के डिपॉजिट आते हैं, एक होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में फिक्स सम ऑफ मनी डिपॉजिट किया जाता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में इवेंचुअल पार्ट ऑफ द ईयर या पूरा एक पर्टिकुलर आप ट्रेंड डेवलप करते हो जिसमें आपसे मंथली 10,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हो या क्वार्टरली या ईयरली, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम अ फिक्स्ड अमाउंट इज बीइंग इन्वेस्टेड एंड आप उसका विड्रॉल कब कर सकते हो, जब दोनों का मैच्योरिटी होता है तब। कंपैरेटिवली इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ज्यादा रहता है, रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कंपैरेटिवली फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से कम रहता है। सो दीज आर टाइम डिपॉजिट्स। देन यू हैव डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में पहला आता है सेविंग्स अकाउंट। सो सेविंग्स अकाउंट में क्या है, हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा फंड्स है वो हम डिपॉजिट कर सकते हैं इन द सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कैसा रहता है, सबसे कम। सेविंग अकाउंट से आपको चेकबुक वगैरह वो सब फैसिलिटीज मिलती है और उसका पैसा आपको जब चाहे तब आप यूज कर सकते हो। देन यू हैव द करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट किसका मेंटेन होता है, द बिजनेसमैन्स अकाउंट विद द बैंक इज कॉल्ड एज करंट डिपॉजिट। उसके इंटरेस्ट उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहता है,
आप उस पे विड्रॉ कभी भी कर सकते हो, डिपॉजिट कितना भी अमाउंट कर सकते हो, निगेटिव बैलेंस में भी जा सकता है अगर बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी हुई है। परफेक्ट, यस। सो पहला फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट कैटेगरी इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। दो टाइप के डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट एंड करंट। फाइन, ओके। नेक्स्ट आता है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स का मतलब होता है जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इशू किए जाते हैं बाय द बैंक्स टू द पीपल, देन दे आर कॉल्ड एज लोन्स। और शॉर्ट टर्म के लिए जब फाइनेंस दिया जाता है तो उसको बोला जाता है एडवांसेस। लोन्स में भी कैटेगरीज होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स डिपेंडिंग ऑन द पीरियड। उसके बाद एडवांसेस में क्या है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब कैश क्रेडिट की आपको बैंक की तरफ से एक लिमिट सेट होती है। आपको जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है आप वो लिमिट तक पैसे जो है बैंक से यूज कर सकते हो। और आपको इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे करना पड़ेगा, नॉट ऑन द सैंक्शनड कैश क्रेडिट अमाउंट, ऑन ओनली द यूज्ड कैश क्रेडिट अमाउंट। सो कैश क्रेडिट क्या है, इट इज अ फैसिलिटी ऑफ लोन जहां पे पैसा पूरा डिसबर्स नहीं किया जाता, आपको एक बैंक से लिमिट दी जाती है कि आप इतने तक बैंक से अगर जरूरत आपको पड़ती है तो बैंक से ले सकते हो। सो दैट इज कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, आपके करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी दी जाती है कि आपको अगर आपका बैंक बैलेंस जीरो भी होता है तो उससे ऊपर जाके भी निगेटिव बैलेंस में आप क्या कर सकते हो, मनी विड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये सब हमको पता है क्या होता है, हमारे पास जब बिल ऑफ एक्सचेंज है और हमको वो अर्ली एनकैशमेंट उसका करना है तो वी अप्रोच द बैंक, टेक मनी फ्रॉम देम एंड गिव देम आवर बिल ऑफ एक्सचेंज। तो दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो क्या है सेकंड फंक्शन, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। दो कैटेगरीज है, लोन्स, एडवांसेस। लोन्स का कैटेगराइजेशन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, एंड एडवांसेस का कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, सो प्राइमरी फंक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा है ग्रांटिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में फिर से दो, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टाइम के दो टाइप्स, फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट। डिमांड के दो, करंट अकाउंट। ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस में लोन्स और एडवांसेस, लोन्स में लॉन्ग टर्म एंड एडवांसेस में कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। परफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस के ऊपर। सेकेंडरी फंक्शंस में अभी हमको दो टाइप के फंक्शंस दिए जाते हैं, एक है एजेंसी फंक्शंस एंड दूसरे है यूटिलिटी फंक्शंस। इसमें एजेंसी फंक्शंस का मतलब क्या होता है, जहां पे बैंक एक्ट कर रहा है एज अ एजेंट, एज अ इंटरमीडियरी। और यूटिलिटी फंक्शंस मतलब बैंक कुछ फैसिलिटीज या सर्विसेज अपने एंड से प्रोवाइड कर रहा है टू आवर कस्टमर्स। सो दीज आर यूटिलिटी सर्विसेज। अभी एजेंसी में क्या करता है, एक तो आपके एंड से या आपके तरफ से बैंक्स ऑटो पे कर देते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो, आपके एमएससीबी के पेमेंट्स हो, आपके मोबाइल बिल के पेमेंट्स हो, ये सब। तो ये ऑटो पे मतलब पीरियोडिक पेमेंट्स। सिमिलरली आपके लिए बैंक्स डिविडेंड, इंटरेस्ट ये सब कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं आपके लिए, पीरियोडिक कलेक्शन। तो ये पहला फंक्शन है, पीरियोडिक पेमेंट, पीरियोडिक कलेक्शन। आपके लिए आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं बैंक्स, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखते हैं इन द शेयर मार्केट, इन वेरियस सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट, आपके बिहाफ पे फंड ट्रांसफर भी इनिशिएट कर सकते हैं, वी कैन इनिशिएट अ फंड ट्रांसफर थ्रू बैंक। नेक्स्ट है डीमटेरियलाइजेशन। आपको अगर सिक्योरिटीज ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज कन्वर्टिंग देम इनटू ऑनलाइन फॉर्म, ये अगर आपको प्रोसेस करना है तो क्या ये भी बैंक्स के थ्रू किया जा सकता है, यस। देन फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, आपको करेंसी के चेंजेस वगैरह करने हैं या डिपॉजिट करने हैं इन फॉरेन अकाउंट्स वगैरह, तो ये सब भी बैंक के थ्रू किया जा सकता है। उस टाइम बैंक क्या कर रही है, बैंक इज एक्टिंग एज अ एजेंट। सो सबसे पहले क्या करती है, पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड ट्रांसफर, डीमटेरियलाइजेशन एंड फॉरेन ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है यूटिलिटी फंक्शंस। इसमें क्या करती है, बैंक्स हमको ड्राफ्ट या चेक्स इशू करती है, चेकबुक वगैरह इशू करती है ना, ये क्या है, एक्स्ट्रा सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक। नेक्स्ट है लॉकर फैसिलिटी। आपके ज्वेलरी वगैरह जो है वो आप सब सेफ कस्टडी में रख सकते हो विद द बैंक यूजिंग देयर लॉकर फैसिलिटी। नेक्स्ट होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप क्यों देते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको जब बैंक से लोन लेना पड़ता है
तब आपको सबमिट करना पड़ता है बैंक के पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है ये बैंकिंग सिस्टम से पास होना चाहिए, तब जाके आपका लोन जो है सैंक्शन होता है, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशन सेट होते हैं, आपका प्रॉफिट कैसे मूव होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप होगी उसके लिए। तो ये बैंक से अच्छा कौन समझ सकता है कि उनके सिस्टम के थ्रू एग्जैक्टली प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से फ्रेम करने हैं या ऑर्गेनाइजेशन का पिक्चर किस तरीके से प्रेजेंट करना है। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने के भी असिस्टेंस जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द बैंक्स। नेक्स्ट है गिफ्ट चेक्स। तो आपको किसी को गिफ्ट देना है तो कैश में देने की जगह आप किस फॉर्म में दे सकते हो, गिफ्ट चेक्स के थ्रू। देन यू हैव अंडरराइटिंग सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय बैंक। मतलब ये बैंक्स क्या करती है, कंपनीज को अंडरराइटर्स जैसे एक्ट करती है। तो अगर कंपनी की सिक्योरिटीज पब्लिक ना ले तो कौन लेगा, बैंक्स लेंगे और बैंक उनके शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। तो आपने देखा होगा वो गोल्ड ज्वेलरी रख के उसके ऊपर के लोन दे रहे हैं, या कुछ एक्सचेंज के फॉर्म में, मतलब वो बोलते हैं कि इतने मंथ तक आप गोल्ड डिपॉजिट करो, फिर हम 1 महीने का हम डिपॉजिट करेंगे। इस तरीके की अलग अलग स्कीम्स जो है वो बैंक में गोल्ड रिलेटेड चलती है। तो दे आर गोल्ड रिलेटेड स्कीम्स या सर्विसेज। सो क्या क्या है, फर्स्ट इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स, नेक्स्ट है लॉकर फैसिलिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, गिफ्ट चेक, अंडरराइटिंग सर्विसेज एंड गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। ओके, प्राइमरी फंक्शंस क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टाइम में फिक्स्ड एंड रिकरिंग, डिमांड में सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ग्रांटिंग लोन्स में लोन्स एडवांसेस, लोन्स में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। देन एडवांसेस में कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट सेकेंडरी में एजेंसी एंड यूटिलिटी। एजेंसी पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड ट्रांसफर, डीमटेरियलाइजेशन एंड फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। और यूटिलिटी में इशू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स, लॉकर फैसिलिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, गिफ्ट चेक्स, अंडरराइटिंग, गोल्ड रिलेटेड सर्विस। फाइन, यस। नेक्स्ट है ई बैंकिंग सर्विसेज, एटीएम। एटीएम मतलब क्या, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जहां से आप जाके क्या कर सकते हो, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो, मनी विड्रॉ भी कर सकते हो, कार्ड के पिन वगैरह सेट करना है, ये सब फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती है। हाँ, बट फैसिलिटी तो वही यूनिट में होती है ना। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड्स, ओके जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब क्या होता है, पहले पैसा यूज करो, देन आपके पास बिल जनरेट होगा, उसके बाद उसका पेमेंट करो। डेबिट कार्ड का यूज कैसे होता है, डेबिट कार्ड में आपको पहले आपके बैंक्स में उतने फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, तब जाके आप उससे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आरटीजीएस। आरटीजीएस में क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो आपको जब ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो आपको इमीडिएट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ट्रांसफर करना है, तो कौन सी फैसिलिटी यूज होती है, आरटीजीएस। एनईएफटी में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो ऑनलाइन ट्रांसफर, बट यहाँ पे बैंक्स जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के फंड्स जो होते हैं वो पूल करते हैं और वो पूल्ड फंड्स इकट्ठे दूसरे बैंक को ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए एनईएफटी में क्या होता है, थोड़ा वेटिंग पीरियड इन्वॉल्व होता है। हो सकता है कि आपने एनईएफटी ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, उसके बाद कंप्लीशन को 2 आवर्स 3 आवर्स का टाइम लग जाए। नेक्स्ट होता है नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। नेट बैंकिंग मतलब ऑपरेटिंग द बैंकिंग सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। मोबाइल बैंकिंग मतलब ऑपरेटिंग द बैंकिंग सर्विसेज थ्रू मोबाइल फोन। नेक्स्ट है आईएमपीएस फैसिलिटी। ये भी क्या है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी है। बट आरटीजीएस और आईएमपीएस में डिफरेंस क्या है, आईएमपीएस में कभी कभी अमाउंट के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक। तो आईएमपीएस में हो सकता है कि आज आप 50,000 तक ही कर सकते हो, बट आरटीजीएस में रेस्ट्रिक्शंस जनरली नहीं होते हैं, बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शंस भी उससे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। फाइन, सो ये क्या है, ये जो मॉडर्न मींस ऑफ बैंकिंग यूज हो रहा है या ई बैंकिंग सर्विसेज जो यूज हो रहा है, ये सब यहाँ कवर्ड है। क्या क्या है, एटीएम है, क्रेडिट कार्ड्स है, डेबिट कार्ड्स है, आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड आईएमपीएस फैसिलिटी। फाइन, ओके, सो दैट वाज अबाउट बैंकिंग। नेक्स्ट सर्विस इज वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग मतलब क्या, वेयरहाउसिंग इज द प्लेस बेसिकली वेयर द गुड्स आर stored after they are produced or where the raw material is stored before it is actually issued for production. तो ये warehousing एक्टिविटी होती है। अब warehousing के हमको functions दिए हैं और types दिए हैं। functions में warehousing के हमको memory technique जो है that is
GPS for TPT. G okay, G grading and packing. Next P processing या price stabilization. S is for storage. Then F financing. R risk bearing. And TPT transportation, processing and time and place utility. Once again, G grading and packing, P price stabilization, S storage, F financing, R risk bearing, TPT transportation, प्रोसेसिंग एंड टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी. वेयर हाउसिंग सबसे इंपॉर्टेंटली किस चीज के लिए यूज होता है? स्टोरेज के लिए. प्राइस स्टेबलाइजेशन मतलब अगर मार्केट में शॉर्टेज वगैरह क्रिएट होता है तो गुड्स की प्राइस क्या हो जाती है? बहुत बढ़ जाती है. तो अगर यही गुड्स स्टोर्ड फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है तो जब प्राइस का ऐसे कुछ फ्लक्चुएशन होने लगे या शॉर्टेज क्रिएट होने लगे तो टाइमली सप्लाई ऑफ गुड्स इंश्योर हो सकता है. तो दैट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन. नेक्स्ट है रिस्क बेरिंग. रिस्क बेरिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप जब वेयरहाउस में गुड्स स्टोर करते हो तो रिस्क ट्रांसफर किसके पास होती है? वेयरहाउस कीपर के साथ. तो दे टेक केयर ऑफ योर गुड्स विच यू हैव केप्ट ओवर देयर. नेक्स्ट है फाइनेंसिंग. तो आप वेयरहाउस में जब गुड्स जमा करते हो तो उसके बाद आपको क्या मिलती है? वेयरहाउस कीपर की रिसीट. कैन यू यूज इट एज अ थिंग फॉर लाइक कीपिंग इट एज अ सिक्योरिटी और पेइंग ऑफ मनी टू समवन एल्स. आपको अगर पे ऑफ करने हैं या गुड सेल करने हैं, फाइनेंस रेज करना है, ये सब पॉसिबल होता है क्या? यस. नेक्स्ट है ग्रेडिंग एंड पैकिंग. तो वेयर हाउसेस में ये एक्टिविटी भी कंडक्ट की जाती है रिलेटेड टू ग्रेडिंग एंड पैकिंग ऑफ गुड्स. तो बेसिक ग्रेडिंग मतलब सेग्रीगेशन करना है कि कौन से एक्सपोर्ट होंगे, कौन से होटल्स को सप्लाई होंगे, कौन से कहाँ यूज होंगे या कौन से किस प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज होंगे. इस तरीके से ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग उसका किया जाता है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. सो वेयर हाउसेस ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन वेयरहाउसिंग मिला के कौन सी यूटिलिटीज क्रिएट होती है? टाइम एंड प्लेस. गुड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम एंड गुड्स आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग. तो बेसिक जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी होती है, जैसे फ्रूट्स रखे जाते हैं तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये एक्टिविटीज बेसिक प्रोसेसिंग की भी वेयरहाउसेस में कंडक्ट की जाती है. फाइन. सो जीपीएस फॉर टीपीटी. जी grading and packing. P price stabilization. S storage. F financing. R risk bearing. TPT transportation, processing, time and place utility. Fine. Okay. Next है types of warehouses. Types of warehouses में पहला क्या है? Private warehouse. Then public warehouse. Private, public. Private मतलब owned by private individuals. हमारी फैक्ट्री है, हमारे फैक्ट्री के गुड्स वगैरह रखने के लिए हमको वेयरहाउस लगता है, हम प्राइवेटली ओन्ड वेयरहाउस रखते हैं. ये क्या है? प्राइवेट वेयरहाउस. पब्लिक वेयरहाउस मतलब क्या? ये कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेन किया हुआ वेयरहाउस है जहां पे क्या होते हैं? बहुत लोगों के गुड्स इकट्ठे जो है स्टोर किए जाते हैं. प्राइवेट वेयरहाउसेस का लोकेशन कहाँ रहेगा? हमारे फैक्ट्री या हमारा जो मार्केट प्लेस है उसके नजदीक, हमको सूटेबिलिटी के हिसाब से. बट पब्लिक वेयरहाउसेस का लोकेशन कहाँ रहेगा? एयरपोर्ट्स के पास, रेलवे स्टेशन के पास या पोर्ट्स के पास. तो ऐसे पास में रहेगा फॉर इंश्योरिंग इजी ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट है बॉन्डेड वेयरहाउस. बॉन्डेड वेयरहाउस मतलब क्या? वहां पे गुड्स कब रखे जाते हैं? बिफोर द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी एंड द गुड्स आर शिफ्टेड टू द ड्यूटी पेड वेयरहाउस आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम्स ड्यूटी. नेक्स्ट होते हैं गवर्नमेंट वेयरहाउस. तो गवर्नमेंट वेयरहाउस में क्या होता है? गवर्नमेंट वेयरहाउस में मैक्सिमम ओनरशिप, मेजर ओनरशिप किसका रहता है? गवर्नमेंट का. तो गवर्नमेंट प्रोसेस वेयरहाउस रहते हैं. देन यू हैव कोऑपरेटिव वेयरहाउसेस. कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो वेयरहाउस ऑपरेट करती है उसको बोला जाता है कोऑपरेटिव वेयरहाउसेस. उसका बेनिफिट कौन ले सकता है? उसी के मेंबर्स या बाकी लोग भी ले सकते हैं एट अ कंपैरेटिवली चीपर रेट्स और यू कैन से फिजिबल प्राइसेस. नेक्स्ट होते हैं कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस. तो जहां पे गुड्स रखने के लिए ऐसे गुड्स रखे जाते हैं जो पेरिशेबल आइटम्स है, जहां पे से फ्रीज करने के वगैरह उसके पास फैसिलिटी सब होनी चाहिए. तो वो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस. फाइन. सो तीन टाइप्स. एक तो है प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट.
उसके बाद बॉन्डेड, ड्यूटी पेड एंड देन कोऑपरेटिव एंड कोल्ड स्टोरेज। ओके, पहले प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, उधर ही आप बोल सकते हो कोऑपरेटिव भी इंक्लूड करके। सो पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव, then bonded warehouses and duty paid warehouses, and lastly cold storage. Fine. So types of warehouses: perfect. Next, next point of discussion is insurance. Insurance मतलब क्या? आपको जब आपका लाइफ, आपके एसेट्स, आपके गुड्स, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम एनी ऑफ द थ्रेट्स, तो आप क्या करते हो? आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो। द पर्सन हु टेक्स द इंश्योरेंस पॉलिसी, ही इज कॉल्ड एज द इंश्योर्ड। द पर्सन मतलब द कंपनी जिसकी पॉलिसी हमने ली है, उसको क्या बोला जाता है? इंश्योरर। एंड यहाँ पे हम जो इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं उसको बोला जाता है प्रीमियम। एंड हम डिमांड करते हैं कंपनी से क्या? क्लेम। और कंपनी से जो एक्चुअली प्रोवाइड होता है वो होता है कॉम्पेंसेशन। समझा सब पार्टीज? ओके, सो इंश्योरेंस क्या है? बेसिकली इंश्योरेंस में पार्टीज जो इन्वॉल्व होती है, एक जो इंश्योरेंस देता है इंश्योरर, जो इंश्योरेंस लेता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड को क्या मिलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस रिस्क ऑन द लाइफ, ऑन द गुड्स, ऑन द एसेट्स, जिसमें उसका क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। उसके बाद हमको क्या प्ले करना पड़ता है? कंपनी को प्रीमियम। कंपनी हमको क्या देती है? कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ लॉस। फाइन, ओके। उसमें पहला क्वेश्चन जो आता है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की मेमोरी टेक्निक क्या है? M, principle of mitigation of loss. U, principle of utmost good faith. दो S है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, एक S है। I, principle of insurable interest, principle of indemnity, and next principle of causa proxima. Now quickly tell पहला principle, हाँ हाँ, पहला प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इसमें क्या है? Both the parties involved in the insurance contract have to disclose all the necessary material information to each other. That is principle of utmost good faith. Next है principle of insurable interest. आप किस चीज का इंश्योरेंस ले सकते हो? सिर्फ उसी चीज का जिसमें आपको क्या हो? इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्या बोला है? Yes, to bring back the person back to the original state. Next है principle of subrogation. प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या बोला? परफेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। परफेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। नियरेस्ट कॉज, हाँ, प्रॉक्सिमेट कॉज। समझा सबको? हाँ, अभी सब आंसर करो। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, व्हाट डज इट मीन? That both the parties should disclose all the material information to each other. Next है principle of insurable interest. इसमें क्या होता है? That insurable, आप उसी के ऊपर इंश्योरेंस ले सकते हो जिसमें आपको क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सो इंडेमनिटी में इंश्योरेंस लेते हो तब यही इंश्योर किया जाता है दैट यू आर ब्रॉट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन इन विच यू वर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन के केस में क्या होता है? आपको जो एसेट है जिसका लॉस हुआ है, जिसके अगेंस्ट आपने कंपनसेशन क्लेम किया है, उसकी ओनरशिप किसके पास चली जाती है? दूसरी पार्टी के पास। नहीं तो ऐसे हो जाएगा, आपको कॉम्पेंसेशन भी मिला, उसके ऊपर भी राइट्स मिल गए, तो देन इट वोंट बी अ फेयर सिचुएशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। आपने अगर
मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसीज ली हुई है तो क्या करना पड़ता है, प्रोपोर्शनेटली आपको क्लेम जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। तो आपको क्या इंश्योर करना है, आपने पॉलिसी लिया है डजंट मीन आप एक्सेस लॉस कर दो आपके एसेट का, आपको इंश्योर करना है दैट यू हैव टू मिनिमाइज योर लॉस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा में क्या होता है, whenever there is a situation जहां पे दो चीजों के कारण आपकी प्रॉपर्टी या आपके गुड सफर हुए हैं तो द नियरेस्ट कॉज इज सीन एंड उसके अगेंस्ट आपको क्लेम जो है वो मिल जाता है, तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। Now, memory technique, music. M, principle of mitigation of loss. U, principle of utmost good faith. S, principle of subrogation. I, principle of indemnity. Second I, principle of insurable interest. C, principle of contribution. And principle of causa proxima. Perfect. Next है life insurance. Life insurance के अलग अलग types. ये क्वेश्चन कभी एक आध बार जो है पूछा गया है 8 मार्क्स के लिए, बट जनरली ये सब क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की जो मेमोरी टेक्निक है, वाटर, H इज W इज होल लाइफ पॉलिसी, A इज एन्युइटी पॉलिसी, T टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, E इज एंडोमेंट पॉलिसी, R रिटायरमेंट, और दो याद रख सकते हैं, चाइल्ड इंश्योरेंस एंड यूलिप। चलो, फर्स्ट होल लाइफ पॉलिसी मतलब आपका पूरा लाइफ जो है वो इंश्योर किया जाता है। पैसा कब मिलता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, एक फिक्स पीरियड के लिए भी मतलब एक फिक्स पीरियड की पॉलिसी रहती है, डेथ और द पीरियड व्हाट एवर ऑकर्स फर्स्ट, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। टर्म इंश्योरेंस के केस में क्या रहता है, टर्म इंश्योरेंस के केस में अगेन अ फिक्स पीरियड ऑफ ईयर्स आर फिक्स्ड जिसके लिए आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। इफ अगर उसके अंदर डेथ होती है तो पैसे आपको मिल जाते हैं, नहीं डेथ होती है तो क्या हो जाएगा, गए पैसे आपके। नेक्स्ट है एन्युइटी पॉलिसी। एन्युइटी पॉलिसी मतलब आप एक तो लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हो या स्टेप बाय स्टेप अमाउंट डिपॉजिट करते हो, और एक फिक्स पीरियड के बाद आपको जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं ना पेंशन की तरह, वैसे आपको ये रिटर्न पैसे मिलते रहते हैं। सो दैट इज एन्युइटी पॉलिसी। देन यू हैव मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी अगेन यू हैव इन्वेस्टेड अ मनी, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपको वो पैसे जो है, जो टर्म आपने फिक्स किया है उसके बाद वो वापस मिल जाते हैं। हाँ, दोनों में ऐसे ही होता है, एन्युइटी और मनी बैक। देन यू हैव चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली चाइल्ड के बर्थ के टाइम या आफ्टर पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स लिया जाता है ताकि उनके हायर एजुकेशन के लिए वगैरह जब पैसे लगेंगे तब वो फंड्स रिटर्न मिल सके। देन यू हैव रिटायरमेंट पॉलिसी। अगेन ड्यूरिंग द वर्किंग ईयर्स आप क्या करते हो, इसमें कंट्रीब्यूट करते जाते हो, आफ्टर योर रिटायरमेंट यू स्टार्ट गेटिंग द मनी बैक, दैट इज द रिटायरमेंट पॉलिसी। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जहां पे आपको दो बेनिफिट्स मिलते हैं, एक मिलता है म्यूचुअल फंड का एंड इंश्योरेंस का, दोनों के बेनिफिट्स एक साथ। ओके, सो टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट आर, W होल लाइफ पॉलिसी, A एन्युइटी पॉलिसी, T टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, E एंडोमेंट पॉलिसी, R रिटायरमेंट पॉलिसी। देन दो और है, चाइल्ड एंड यूलिप। फाइन, वंस अगेन, वाटर, W whole life policy, A annuity policy, T term insurance policy, E endowment policy, R retirement plan, child insurance and ULIP. Fine, okay. Next है बाद में marine insurance, types of marine insurance. Types of marine insurance में memory technique क्या है, boats and vessels protects. So marine insurance basically protects boats and vessels. बी से ब्लैंकेट पॉलिसी, दूसरी बी से ब्लॉक पॉलिसी, वी वोयाज पॉलिसी, वी वैल्यूड पॉलिसी। ओके, वैल्यूड पॉलिसी। नेक्स्ट है पी पोर्ट रिस्क पॉलिसी, CTS कॉम्पोजिट टाइम पॉलिसी एंड सिंगल वेसल पॉलिसी। वोयाज पॉलिसी मतलब पर्टिकुलर वोयाज के लिए, टाइम पॉलिसी मतलब पर्टिकुलर पीरियड के लिए, मिक्स्ड मतलब दोनों का मिक्सचर, वैल्यूड पॉलिसी मतलब आप स्पेसिफिक वैल्यू के लिए जो प्री डिटरमाइंड होती है, ब्लैंकेट पॉलिसी मतलब कवरिंग ऑल द टाइप्स ऑफ रिस्क। नेक्स्ट है पोर्ट रिस्क, तो पोर्ट के ऊपर जो थ्रेट्स हो सकते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई।
देन यू हैव कॉम्पोजिट पॉलिसी. कॉम्पोजिट पॉलिसी में क्या होता है? मोर देन, हाँ, एक अगर आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा बड़ी पॉलिसी आपको लेनी है और एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपको नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? मल्टीपल इंश्योरेंस प्रोवाइडर से आप पॉलिसीज ले सकते हो. देन सिंगल वेसल पॉलिसी, मतलब एक ही पर्टिकुलर शिप के लिए. अगर हो सकता है कि आपकी शिप जगह जगह एक ही आप वेसल भेजते हो, तो उसी के लिए पॉलिसी ले सकते हो. देन यू हैव फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी, मतलब जितने भी पूरे शिप्स है, वेसल्स है जो आपके जाते हैं पर्टिकुलर टाइम में, उन सब के लिए एक ही पॉलिसी लो, तो दैट इज ब्लॉक पॉलिसी. फाइन. सो प्रोटेक्ट्स बोट्स एंड वेसल्स. बी दो है, कौन से? एक है ब्लैंकेट पॉलिसी एंड दूसरा बी है ब्लॉक पॉलिसी. देन वेसल्स वी दो है, वोयाज पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी. देन प्रोटेक्ट्स पी पोर्ट रिस्क पॉलिसी. देन सी टी एस कॉम्पोजिट पॉलिसी, टाइम पॉलिसी एंड सिंगल वेसल पॉलिसी. नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस में क्या होता है? मेमोरी टेक्निक इज आरसीसी इज सेफ. आर reinstatement policy. C comprehensive. C consequential loss. S sprinkler या specific policy. A average. F floating and E excess policy. वैल्यूड पॉलिसी मतलब वैल्यू डिटरमाइन करके ली हुई. एवरेज पॉलिसी मतलब आप जितने वैल्यू की पॉलिसी लो, आपको उतना ही परसेंटेज फॉर्म में क्या मिलेगा? क्लेम या कॉम्पेंसेशन मिलेगा. नेक्स्ट है स्पेसिफिक पॉलिसी. स्पेसिफिक पॉलिसी मतलब आपने स्पेसिफिकली ली हुई है फॉर सर्टेन गुड्स विच आर देयर. देन यू हैव फ्लोटिंग पॉलिसी, मतलब कहीं भी आपके वेयर हाउसेस है, फ्लोटिंग पॉलिसी ली हुई है कवरिंग ऑल द एसेट्स और ऑल द गुड्स विच यू हैव. देन यू हैव एक्सेस पॉलिसी, जहां पे आपके गुड्स की वैल्यू क्लियरली डिटरमाइनेबल नहीं है. उधर आपको क्या करना पड़ता है? कुछ वैल्यू जो है वो फिक्स और कुछ वैल्यू जो वेरिएबल, इस पैटर्न में पॉलिसी लेनी पड़ती है. नेक्स्ट है रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी. रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी में क्या होता है? हाँ, आपको वो गुड्स जो लॉस हुआ है, गुड्स या एसेट, वो वापस मिलता है, ना कि उसके अगेंस्ट मनी. नेक्स्ट होता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क फॉर ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स और एसेट्स, ये सब कवर करने वाली. देन यू हैव कॉन्सिक्वेंशियल लॉस. कॉन्सिक्वेंशियल लॉस मतलब क्या? आपका फायर के कारण जो नुकसान हुआ, उससे आपका लॉस तो हुआ, बट उसके कारण जो मशीनरी नहीं आपकी रन हो पाई, उसके कारण आपका प्रॉफिट का जो लॉस होता है, उसको कवर करने के लिए कौन सी पॉलिसी होती है? कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी. देन यू हैव स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी, जो एक्चुअली फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं, उन्हीं के लीकेज के कारण भी अगर लॉस होता है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी. फाइन. Okay, so RCC is safe. R reinstatement policy. C comprehensive policy. C consequential loss policy. S sprinkler leakage policy. Safe, specific policy, average policy, floating policy and excess policy. Fine. Okay. Types of life insurance: whole life policy, annuity policy, term insurance policy, endowment policy, are retirement plans, child insurance and ULIP. नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स बोट्स एंड वेसल्स. बी दो ब्लैंकेट पॉलिसी, ब्लॉक पॉलिसी. वी दो वोयाज पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी. देन प्रोटेक्ट्स पी पोर्ट रिस्क पॉलिसी. देन सी टी एस composite policy, time policy and single vessel policy. Then types of fire insurance: RCC is safe. R reinstatement policy. C comprehensive policy, consequential loss policy. S specific policy. Then sprinkler leakage policy and average policy, floating policy and excess policy. Fine. Okay. Principles क्या थे? Music, principle of mitigation of loss. U, principle of utmost good faith. S, subrogation. Then I, दो principle of indemnity, principle of insurable interest. C, principle of contribution and principle of causa proximum. Fine. Okay. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें क्या दिया हुआ है? अलग अलग टाइप के पोस्टल सर्विसेज, मनी ट्रांसफर सर्विसेज एक्सेट्रा. इसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकते हैं. प्लीज रीड द कंटेंट्स.
नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या है, ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन जो है वो जनरली डिस्टिंग्विश फॉर्म के लिए आता है। यहाँ पे हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फॉर्म में दिया है, इस टाइप में भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्टिंग्विश फॉर्म के आंसर्स रेफर करने के लिए एक बार टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट देखो, तो आपको कैसा है पॉइंट फॉर्म में अच्छे से आंसर आ जाएगा। ओके, हम अभी ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अगर हमको डोर टू डोर गुड्स पहुंचाने हैं तो कौन सा करना पड़ेगा, रोड ट्रांसपोर्ट। मटेरियल अगर बहुत ज्यादा हैवी और बल्की है तो रेल ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे स्लोएस्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपको एयर ट्रांसपोर्ट कब कब और यूज किया जा सकता है, इन द केस ऑफ इमरजेंसीज, जहां पे ऐसी सिचुएशंस हो कि नॉर्मल व्हीकल्स या ये सब पहुंच नहीं पा रहे। तो रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री में वगैरह जाना है तो क्या एयर ट्रांसपोर्ट यूजफुल है, नहीं। रेल है, नहीं है। सिर्फ क्या है उस टाइम पे, रोड ट्रांसपोर्ट। ओके, सो दीज आर द वेरियस थिंग्स। तो रोड ट्रांसपोर्ट का देखते हैं कंपैरेटिवली बाकी ट्रांसपोर्ट से कैसा है, चीप है, पेरिशेबल गुड्स इससे कैरी हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड होती है। कैरिंग कैपेसिटी में लिमिटेशंस है, एडवर्स वेदर कंडीशंस में डिफिकल्टीज फेस होगी, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस होते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हैवी बल्की मटेरियल है, रोड से कंपैरेटिवली फास्टर इसका मूवमेंट होता है, बिकॉज रोड्स में कैरी करने को आपको समझता है कि हैवी व्हीकल्स को मूव करने में उतना दिक्कत होती है। नेक्स्ट है वेदर कंडीशंस के कारण ज्यादा अफेक्ट कौन सा नहीं होता है, तो वो होता है रेल ट्रांसपोर्ट। उसके बाद सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सा होता है, एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन अकॉर्डिंगली फिगर आउट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब डिस्टिंग्विश लिख रहे हो तो दोनों चीजों में जो सेम पॉइंट्स है वो कभी डिस्टिंग्विश करके नहीं लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आप जब एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करोगे तो उनके मेंटेनेंस कॉस्ट जो होते हैं, जैसे एरोप्लेन्स का मेंटेनेंस या शिप्स का, वहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट हायर है, तो वो डिस्टिंग्विश में नहीं लिखना है, समझा ना। मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों के हाई है तो वो क्यों लिखोगे डिस्टिंग्विश में, दोनों के हाई है, समझा। उस टाइम पे क्या लिखोगे, ये स्लो है ये फास्ट है, किस टाइप के गुड्स हो सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या हो सकता है, कंपैरेटिवली एक्सेसिबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो इस कंपैरेटिव वे में डिस्टिंग्विश लिखो। इसलिए रेफर करो अगेन, आई से टेक्स्ट बुक में आपको डिस्टिंग्विश प्रॉपरली चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो एक बार गो थ्रू कर लेना। हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करना रह गया है कि थर्ड कॉलम लिखना कंपलसरी है या नहीं है। अगर आपको लिखने में कंफर्ट है तो आई विल रेकमेंड कि थर्ड कॉलम लिखते जाओ, मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो होता है, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देन वाटर ट्रांसपोर्ट, देन एयर ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से लिखा तो क्या होता है, चेकर को भी क्लैरिटी रहती है। नहीं तो आप भी लिखते टाइम ना थोड़े बहक जाते हो कि आप क्या एक्सप्लेनेशन किस चीज को लिखना चाह रहे हो, ये आपको भी ट्रैक नहीं रहता है। इसलिए कॉलम रहेगा तो किसका डिस्टिंग्विश चल रहा है ये स्पेसिफिक लिखा जाएगा। तो ऑलवेज एक बेटर प्रेजेंटेशन के लिए थर्ड कॉलम भी लिखते जाओ पॉइंट ऑफ डिफरेंस का। फाइन, यस। नहीं, उसके अंदर छोटा बना दो बट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का बना दो, और बड़े बाकी कंटेंट्स के कॉलम बना दो। और एक तरीका होता है वो लिखने का, अगर आपका फिट नहीं हो रहा है तो कॉलम ऐसे ही बनाओ बट इधर बीच में लिखो 1, फिर इसका डिस्टिंग्विश यहाँ, फिर 2 इधर लिखो और इसका डिस्टिंग्विश यहाँ, ऐसे भी लिखा जाता है। तो जो हेडिंग है ना बीच का, सिर्फ मार्किंग उतना इरेज करके पॉइंट बनाओ और नीचे लिख दो, ये भी एक तरीका चलता है। ओके, तो थर्ड कॉलम नहीं बनाना है, बीच में डिस्टिंक्शन लिखना है। ओके, ओके, सो दैट्स इट अबाउट चैप्टर नंबर 4।